नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये दूसरा नोटिफिकेशन है 100 से 300 यूनिट 5 रुपए, 300 से अबव 6 रुपए। जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपए की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया। आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। लिहाजा स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे सिक्योरिटी के इदारे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनकी तरफ लॉयल्टी जो है वो हर एक शख्स, चाहे वो मुसल्ला अफवाज का मेंबर हो या वो सिविलियन हो, वो लाजिम है। और मुसल्ला अफवाज में तो ये बाकायदा ओथ ली जाती है। सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पे नाफिज होता है। जनाब स्पीकर, हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। जो जड़ है सारे शाखसाने की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। आपने गैलरियों में उनके बंदे बिठाए होते हैं और वो जो है वहां पे नारे लगा रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है? मैंने आपको कई दफा आपके दफ्तर में जाके कहा है कि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करें। जिस किस्म की ये कल्चर की सियासी कल्चर को ये तरवीज दे रहे हैं, उसमें यहाँ कोई खून खराबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ऐसा महसूस होता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लड़ाई या जंग का मंजर है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, वहां पे रेंजर्स भी अल्टीमेटली पहुंचानी पड़ गई और आज वहां की गवर्नमेंट ने 23 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं थी। और ऐसे महसूस होता है कि वहां पर अवामी प्रेशर में गवर्नमेंट जो है उसके सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो गई। तो वहां पर एक लड़ाई की सूरत हाल है। और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में आज जो मंजर देखने को पूरी कौम को नसीब हुए वो इंतहा दर्जे के तशवीशनाक है, खौफनाक है। बल्कि आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कह दिया कि ईवान के अंदर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जान चली जाए। तो कौमी असम्बली के अंदर लड़ाई, कौमी असम्बली के बाहर लड़ाई, सियासी जमातों के अंदर लड़ाई, और सियासी जमातें भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली ये लड़ाई कब खत्म होगी? और इसके साथ साथ आज एक खबर, उमर अयूब साहब ने कहा कि हर इदारे को लिमिट्स में रहना चाहिए, और साथ ही इमरान खान साहब ने जेल में कह दिया कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखना चाहता हूं। तो ये लिमिट्स जो है वहां तक कैसे चलेगी, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर इफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब शाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। शर्मिला साहब, ये फरमाइएगा, ये जो कौमी असम्बली, क्योंकि आप बराह रास्त कौमी असम्बली से आई, ये जो वहां पर जो सूरत हाल है कोई ज्यादा तशवीशनाक थी, क्या था? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, कौमी असम्बली के अंदर शुरू दिन से जो सिचुएशन रही है वो बहुत कशीदा रही है। बीच में कुछ अरसा, चंद दिनों के लिए कुछ हालात बेहतर हुए थे, लेकिन जहाँ कहीं आप हकायक बयान करें या कोई ऐसी बात करें जो सुन्नी इत्तेहाद के नुमाइंदों को पसंद नहीं आती, तो फिर यही होता है जो आज हुआ। वैसे आज किसने वायलेट किया सारा डेकोरम? सुन्नी इत्तेहाद ने। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं एज पार्लियामेंट्री लीडर, वो स्पीच दे रहे थे। प्रेसिडेंट की जो जॉइंट सेशन से जो तकरीर थी उसके ऊपर बातचीत करनी थी। वो आए और उन्होंने तारीख बयान करना शुरू करी अयूब खान के दौर से। उसके ऊपर वो, जब आप किसी के दादा को कहेंगे कब्र खोद के उसकी लाश बाहर निकाल के वो दादा हो सकते हैं, लेकिन तो तकलीफ तो होगी दूसरे। देखिए, वो दादा हो सकते हैं, लेकिन ही वाज आल्सो द फील्ड मार्शल ना। आइन तो यूसर्फ हुआ था ना। तारीख को आप बदल तो नहीं सकते, तारीख तल्ख है, लेकिन आप उसको बदल तो नहीं सकते, और आप किसी को रोक भी नहीं सकते कि वो तारीख बयान ना करे। जस्ट बिकॉज आपका पोता पार्लियामान में बैठा है तो आप बात ना करें, उसकी बात होगी। जालक के ऊपर बात नहीं होती है, जाजुलक बैठे होते हैं, सुनते हैं, हमने कई दफा देखा है। तो ये बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टांग देंगे, हम ये कर देंगे। मैंने आज फिर इतनी गंदी गंदी गालियां सुनी हैं जो शायद ही मैंने जिंदगी में सुनी हो। मैं जब से इस ऐवान में आई हूँ मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं, ऐसी ऐसी गालियां सुनी कि जो मैं बयान नहीं कर पाती। और इतना कशीदा माहौल हो गया था आज, क्योंकि कुछ इनके मेंबर्स थे जो आगे उठ के आ रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ख्वाजा साहब के पीछे बैठी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोई अटैक कर रहे हैं, अटैक हो जाए।
और आई थिंक उन्होंने बड़ी सही बात की एंड आई अग्री विद ख्वाजा साहब कि हाउस की सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐवान के अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर, क्योंकि ऐवान के बाहर भी एक जम्मे गफीर होता है अवाम का, इतने लोग होते हैं, आपने अफनानुल्लाह साहब देखा होगा कि मतलब वो मेंबर से ज्यादा बाकी लोग होते हैं, पब्लिक होती है वो किसी के मेंबर्स। और आज ख्वाजा साहब ने कहा कि जी स्पीकर ऑफिस जो है 10-10, 15-15 पासेस एक बंदे को इशू कर रहे हैं। इतने लोग होते हैं कि हमें ऐवान में अंदर और बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, हमें अपने साथ कोई बंदा लेके जाना पड़ता है जो हमें अपनी गाड़ी तक पहुंचा दे। और ऐवान के अंदर भी जो गैलरीज हैं उसमें भी नारे लगते हैं, उधर से भी गालियां आती हैं, तो वो हाउस के अंदर भी आ रहे हैं ना वो लोग। तो ये तशवीश का बायस है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई कभी कोई चीज, कोई पत्थर ही ले आए जो उठा के मार दे या कुछ कर ले, यू नेवर नो। सो क्योंकि अगर आप में इतनी एग्रेशन है, इतना गुस्सा है, इतनी नफरत है और आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी और की गुफ्तगू। हमने आज कोई 1.5 घंटा सुनी है उमर अयूब साहब की, वो देख रहे थे कि वो उमर अयूब साहब बोल रहे थे, सब बड़ी चुप करके खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पे जब बोलना शुरू किया तो इस साइड पे खड़े हो गए सब। तो यही हो रहा है शुरू दिन से ऐवान में, यही हो रहा है कि वो बोलते रहते हैं, वो जब हमारी बोलने की बारी आती है तो वो शोर करते हैं। यहाँ तक कि बीबी आसिफा के ओथ के ऊपर उन्होंने शोर किया, वो हल्फ ले रही हैं, वो शोर कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब की स्पीच उन्होंने सुनी नहीं, मुस्तकिल नारेबाजी और बदतमीजी, बाजे ले आए थे उस दिन, न जाने क्या कुछ नहीं हुआ था उस दिन। वैसे शेख साहब ये करना क्या चाहते हैं बेसिकली? आप ये चाहते हैं कि असम्बली बंद हो जाए या खुदा ना खासा वहाँ पे कोई हादसा हो जाए। अब लॉबीज के अंदर से जब गालियाँ दी जाएंगी ऐवान के लोगों को, तो अल्टीमेटली आप माहौल ख़राब ही करना चाहते हैं ना जी? देखें, ये बात तो नहीं बताई ना कि किसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। माहौल तो ख़राब करने की कोशिश की पहले ख्वाजा आसिफ ने। अगर ख्वाजा आसिफ की नीयत दुरुस्त हो, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ, वैसे उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे थे, वो 1.5 घंटा उन्होंने की, अच्छी बात है, उनको सुना, खामोशी से सुनी। ख्वाजा आसिफ की बात भी सुननी चाहिए। आर्टिकल 6 देखें, ख्वाजा आसिफ पहले खुद अपने आप को बताए, ख्वाजा आसिफ कठपुतली है। ख्वाजा आसिफ इस वक्त रिहाना डार से हारा हुआ कैंडिडेट है, सबको पता है। पहले उसके उस्मान डार को उठवाया, फिर उमर डार को उठवाया, फिर रिहाना डार को कई दफ़ा उसने जेलों में डलवाया, उसको अगवा कराया, मगर जब आखिरी दफ़ा वो जीत गई उसके बावजूद उसका रिजल्ट तब्दील कराया गया। ख्वाजा आसिफ से मैं पूछता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में वो कहता है कि जी जब मैं हार रहा था तो मैंने बाजवा साहब से बात की कि मेरा इलेक्शन जिताओ, उसने उसकी आशीर्वाद से जीता। वैसे 2018 में आपकी पूरी पार्टी ने जनाब बाजवा साहब से राब्ता किया, चले लेकिन उसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल था। ख्वाजा आसिफ हमारी पार्टी का नहीं था। चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि हमाद साहब, कौन चौधरी की क्या हैसियत है, छोड़ने के बाद इंकशाफ फरमा रहे हैं ना। साहब 1800 वोटों से हार गए थे, वो हमारे साथ गए, वो पांव पड़ गए उनके कि मुझे जितवाया उन्होंने। कौन चौधरी से बड़ा झूठा कौन हो सकता है कि उसने 50,000 वोट लिया, हमारे सलमान अकरम राजा ने 1,62,000 वोट लिया और वो उठा करके वो मैनिपुलेट करके इलेक्शन जीत के आके बैठ गए। इसलिए उसके झूठ पे तो आप ना जाएं। ख्वाजा आसिफ की अपना वजूद कहां से आया, उसके वालिद साहब किसकी पैदावार है या वो खुद किसकी पैदावार है? अगर आप देखें ज़िया-उल-हक की पैदावार है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इस वक्त जजमेंट आ चुकी है और वो जजमेंट अपहोल्ड हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसमें लिखा हुआ है कि कब्र से निकाल कर उनको लटकाएं। इंप्लीमेंट करें ना आप, एग्जीक्यूट करें, शुरू करें ना आप। अगर आप इसका जवाब ये देंगे कि इमरान खान साहब ने तो उनके रेफरेंडम में उनका साथ दिया था, लिहाजा साथियों को भी पकड़। और एक बात सब तारीफ बड़ी खतरनाक है हमारी। फर्स्ट टाइम अगर वो कभी जेल में गया इमरान खान, फर्स्ट टाइम, तो वो सिर्फ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक जो अदलिया बहाली तहरीक थी उसमें वो जेल, वो लेट था सर। पहले जब रेफरेंडम हुआ था, ठीक है ना, तो वाहिद इमरान खान साहब थे जिन्होंने सपोर्ट किया था रेफरेंडम। देखें सर हमारी याददाश्त भी बड़ी जबरदस्त, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपने ये थोड़ा है कि वो जाकर के ज़िया-उल-हक ने क्या कहा था कि मेरी उम्र नवाज शरीफ को लग जाए, वो लगी फिर उसके बाद। और जिस तरह की हुई है, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उठाएंगे, दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी और इमरान खान जो अपने बलबूते पर और अपने जोर पे इक़्तिदार में आया और आज तक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। अगर आप 2 बड़ी 2018 की बात कर रहे हैं आप? मैं आज की बात, आज की बात भी कर रहा हूँ, 18 की बात। 2018 पे वो हंसना शुरू हो गई सेशन में। 18 की बात भी अगर मैं करूं तो 18 के हवाले से भी मेरी सिर्फ एक बात सुन लें। कहा गया 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, ये लोग नहीं आए, 16 महीने इनका इक़्तिदार रहा। सिर्फ एक बात करके बात मुकम्मल करने दें। 16 महीने में
एक जुडिशियल कमीशन बनाते और उसमें डिटरमिन कर लेते कि हाँ जी ये आपने गलत किया और यहाँ से ये खराबी हो गई। अफरान साहब देखें, ख्वाजा आसिफ साहब को उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था कि एक शख्स है, जाहिर है उनके दादा हैं, उनसे उनकी अकीदत है, उनसी मोहब्बत है, आप उनको कह रहे हैं कि कब्र से बाहर निकालें और उनकी लाश को फांसी पे चढ़ाएं, तो सारे दूसरी तरफ से माहौल खराब होगा ना, आपको भी तो एहतियात करनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है उसमें यह है कि उमर अयूब साहब ने कहा था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब पे, तो ज़ाहिर है फिर उसके जवाब में जो है वो यही बात आनी थी जो आई है। अब किसी के ज़ाहिर अगर कोई किसी का बाप है या दादा है उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जनरल अयूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। उसने आइन को सबवर्ट, पहला आदमी इसने ये जिस डगर पे इस मुल्क को चढ़ाया है उसने चढ़ाया है। फिर बांग्लादेश के बानियों में से एक वो भी हैं, क्योंकि इतने हालात ख़राब कर दिए, वो बंगालियों को इंसान ही नहीं समझते थे। उन पर लियाकत अली खान के कत्ल का क्या कहते हैं इल्ज़ाम है, फातिमा जिन्ना के कत्ल का इल्ज़ाम है, फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हराने का इल्ज़ाम है। तो ये इतने संगीन इल्ज़ाम जिस इंसान के ऊपर हो, ठीक है दादा भी है, हम कर उस रिश्ते की ज़रूर इज्जत है, लेकिन जो ये करोड़ों लोगों के हकूक मारे गए, जो लाखों लोग कत्ल हुए इनकी वजह, इनके कारनामों की वजह से, उसका भी तो कोई जिम्मेदार है कि नहीं है। कितनी बेचारी खवातीन की इज्जत जो है वो उधर बांग्लादेश में। तो लेकिन आपकी 5वीं गवर्नमेंट है, तो आप कोई कानून बना दें। आज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कहें कि वो आज से फील्ड मार्शल नहीं है और वो पहले आदमी है जिन्होंने आइन ये तोड़ा सब कुछ था। हो सकता है। देखिए हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हमने ही केस किया और फिर हमने उसकी सजा भी भुगती। बात ये है कि सिर्फ कह देना तो बड़ा आसान काम है ना, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करना और उसको करवाना बहुत डिफिकल्ट काम है। अब मेरे वाले साहब ने तो ज़ावलक के दौर में भी जेल काटी है, तो लेकिन ठीक है बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो उनका रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म तभी होगा जब तमाम मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स ये फैसला कर लेंगे कि ये मजीद मामला नहीं चल सकता। और ये जब तक ये फैसला नहीं होगा ना, ये फैसला हो गया था एक दफ़ा 2007 में COD में, चारों डेमोक्रेसी में, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो इमरान खान को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने आगे वो सारा का सारा जो गेंस थे डेमोक्रेटिक गेंस वो सारे ज़ीरो कर दिए। और ये जो अभी बात कर रहे हैं इलेक्शन वाली, ये सिलसिला शुरू 2018 से, ये वाला जो किस फरमाइशी फ़ोन करके रिजल्ट चेंज करवाने वाला, मतलब कमाल। आप सोचें कि 53 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर विक्ट्री का मार्जिन कम है, रिजेक्टेड वोट ज्यादा है, वो सारी PTI को 2018 की 2018 की नहीं, अब तो आगे चले गए ना, अब तो 2024 की बात करें। मैं ये कह रहा हूं 2024 फॉर्म 47 देख लें, वो 58 सीटें निकलेंगी अब। मैं नहीं, लेकिन जमीन इंतखाबात से ज्यादा 5 जमीन इंतखाबात भी अनवार काकड़ की स्टेटमेंट आप उठा के देख लें। अनवार काकड़ कह रहा है कि मैं मुस्लिम लीग नून को अगर 47 की बात जी मैंने नहीं कहा ये ना, हनीफ वासी ने कह दिया कि नहीं हुई बात, नहीं उसने एडमिट किया, आप बदल दे अलग बात। वो यहाँ मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि फॉर्म 45-47 वाला मसला ही ना होता अगर आप जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ गेम ही ना बनाते 2017 में। ठीक हो, आप देखिए ओन चौधरी साहब ने क्या फरमाया कि जून 2017 में जनरल बाजवा से मैंने मुलाकात करवाई इमरान खान की। आप क्या करने के लिए गए थे वहां पे? फिर आपने साजिश करके एक पार्टी की हुकूमत गिराई, उसके बाद साजिश करके जो है इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए। अब आप खाली एकदम से अब आप आजकल आगे आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन गए। ब्रेक ले लें और अफरान साहब की हर स्टेटमेंट को आप सच्चा मानते हैं? चले मैं और जनरल मानते हैं शायद मेरा का इंटरव्यू है जिसमें जनरल बाजवा ने इमरान खान को बोला कि तुम्हारी कौन सी हुकूमत है जो तुम इतना कर रहे हो, मैंने तुम्हारी हुकूमत बना के दी है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफरान साहब, वैसे आपको ये कौमी असम्बली में सेनेट में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, ये खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए, तो क्यों इस किस्म के मामलात हो रहे हैं अवाम में और क्यों नहीं सिक्योरिटी वहां पर? देखिए ये एक तो ये बात बिल्कुल रिव्यू करनी पड़ेगी। मैं भी चेयरमैन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके उसमें लाऊंगा, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे देखें एक पहले ये था कि जो एंट्रेंस थी वहाँ पे लोग होते थे, अब तो गैलरीज में लोग आ जाते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं। अब वहाँ पे कहीं पे लड़ाई शुरू हो जाए, अगर नारेबाजी हो रही है तो एक दिन लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो हर सेनेटर हर MNA के पीछे 2 फौजी खड़े करने पड़ेंगे। नहीं वो तो फिर आप नहीं जा सकते, आपको फिर अपने गार्ड खुद ही लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि बेहतर यह है कि जो इतने 5-5, 10-10, 15-15 हैं, वो एक MNA का एक हो या 2 हो, इससे ज़्यादा ना हो। और वो ज़्यादातर मैं बता दूँ क्या है, वो ये होता है कि ये बहुत सारे लोग इनके सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो वीलॉग बनाने होते हैं,
लेकिन वो होते एक मखलूक किसी पार्टी से ताल्लुक होता है, तो वो फिर वहाँ पे माहौल ऐसा बाजुकात बन सकता है कि वहाँ पे किसी दिन मसला हो। वैसे शेख साहब ये फरमाइए सर, ये एक उमर अयूब साहब की आज स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी हर इदारे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। साथ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। आर्मी चीफ को खत क्यों लिखेंगे? और साथ वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वो नहीं चाहिए जिसे पब्लिक की हमायत हासिल हो। तो अब आर्मी चीफ का क्या काम है? पब्लिक की हमायत और फिर गवर्नमेंट और फिर खत और साथ लिमिट्स में भी रहें। देखिए, आर्मी चीफ साहब की 3-4 दिन पहले आपने 9 को शायद थी, आपने स्टेटमेंट सुनी थी। वो कब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं? उन्होंने कहा जी हम मुद्दई हैं, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम गवाह हैं, हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, हम सजा देंगे क्योंकि हम मिलिट्री कोर्ट्स हैं। और बात यह है कि आप स्टेटमेंट किस तरह की दे रहे हैं, और DGICR ने जो स्टेटमेंट दी है आप उसको जस्टिफाई करते हैं, क्या बात करते हैं? उनको पूछा गया, सवाल किया साथियों ने कि जनाब आप जुडिशल कमीशनर बनाएंगे? कहते हैं जुडिशल कमीशन तो वहां जरूरत होती है जहां नाकाबिल तरदीद शवाहिद ना हो। भाई आप मुद्दई भी हैं, आप गवाह भी हैं, आप जज भी हैं, आप सजा भी देना चाहते हैं, फिर आगे सियासत पे आगे। जब धरना हुआ था उसकी भी जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे, भाई कराए ना। अच्छा, धरना हमारे जमाने में हुआ, मौलाना हफीज रहमान ने क्या कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी? फौजियों से बात हुई थी। अगर आपकी उनसे बात हुई थी तो उस धरने में फिर इस धरने को भी शामिल कर लें। हमने एक FIR बातें चौधरी परवेज लाइक साहब से भी बात चले, जिससे भी हुई परवेज लाइक साहब साथ लेके गए थे, लेकर गए, लेकिन मैं उनकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर आगे आ जाएं। हमारे जमाने में 2 धरने किए मौलाना हफीज रहमान ने, एक FIR कटी नहीं, पीपल्स पार्टी लेकर आई अपना, एक FIR कटी नहीं, PMLN लेकर आई नहीं, PADM लेकर आई जो महंगाई मुकाओ मार्च था जो आखिरी उनका, कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। देखें, सियासी पार्टियों ने सियासत करनी होती है, धरने भी देने होते हैं, जलसे जुलूस भी करने होते हैं, प्रोग्राम भी करने होते हैं। और आप फिर आ गए 7% जी इनको पॉपुलैरिटी मिली है। भाई आपका अगर हिसाब किताब और आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का ये हाल रह गया है तो खुदा के लिए अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज बंद कर दो। आप ये साफियों को दे दें, ये काम मुझे दे दें, मैं आपको बेहतर करके दे देता हूं। ये तरीका कार है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इस हद तक आप चले गए हैं। फिर आगे आए, आगे क्या कहते हैं, मतलब यहां तक महदूद नहीं रहा जी, मईशत खराब कर दी। भाई मईशत के हवाले से आप मईशत दान भी अगर आप हो गए हैं तो मुझे बताएं 6.2% GDP थी। अच्छा, वैसे ये सारे काम जनरल फैज हमीद साहब करते थे आपके लिए, जब फैज हमीद साहब करते थे उस वक्त आपको कोई एतराज नहीं था? सर याद करें जरा पीछे, और वो FIR इसलिए नहीं हुई थी कि जनरल फैज हमीद साहब ने FIR से कटवाई, वो कटवा देते तो ये सारे जो साहब, मैं ये कहता हूं कि इस एस्टेब्लिशमेंट की जो कठपुतलियों को बिठाया गया है वो लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है। उसमें 3 चीजें इमरान खान ने आज 1.5 साल पहले कहा था, हुआ था, आपको वो याद नहीं है? वो जो कठपुतली 1.5 साल पहले एक साहब कनाडा से आए थे, उसके लिए तशरीफ लाए। एक मैं आपको इमरान खान सर, इमरान खान के 3 पॉइंट्स उन्होंने आज से 1.5 साल पहले कहा, नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करेंगे, इमरान खान को जेल में डालेंगे और पार्टी को डिसमेंटल हो गया तो उसके बाद और पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह लोगों को उठाया, जिस तरह तशद्दुद किया, आज मुझे बताएं सारी हाई कोर्ट ने लिख के दिया है, सिर्फ इन 6 जजेस शेर अफसर मरवत साहब को आपने पार्टी से निकाला ना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था आपको निकालना, तो शुक्र करो हमने निकाला। ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है पार्टी में तशरीफ लाए, देखिए कोई भी आ सकता है, अगर कोई इनडिसिप्लिन आ जाए आएगा, MNA बन जाएगा अपने भाई, लेकिन कोई इनडिसिप्लिन करेगा। देखिए आज इमरान खान से पूछा गया सवाल से इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। शर्मिला साहब, ये एक साइड पे आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं, दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि इदारे अपनी लिमिट्स में रहें, और ये अभी कितनी लंबी कितनी मज़ाहिर बात है ना, कितनी मज़ाहिर बात है। हम ये कह रहे हैं हुदूद में रहें, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या जरूरत है, अपने आईनी हुदूद में रहें, इसीलिए ये कहते हैं। आप खत लिखकर नहीं बता रहे हैं क्या? क्यों ना कहें, बड़े मजे की बात है, मुझे बताएं। ये जब इनका मतलब होता है तो ये आइन की किताब लेके पूरी ऐवान के अंदर लहराते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ये बात हम इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर और इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से। या आइन में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है आइन में, कौन सा आइन में लिखा हुआ है? आज भी ये लहरा रहे थे कि जी सारे इदारे अपने आईनी हुदूद में रह के काम करें, तो आप तो खुद कह रहे हैं कि जी हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, ऐवान में बात नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। और आर्मी चीफ को खत लिख के बताएंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट को गवर्नमेंट नहीं है, आर्मी चीफ से बात और IMF को खत लिखेंगे, IMF को खत लिखेंगे कि जी लोन ना दो, आपको कहें जी IMF को खत लिखेंगे कि जी लोन ना दो, बाहर के फॉरेन इदारों को इन्वॉल्व करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में, पाकिस्तान की तस्दीक करेंगे। और मजे की बात यह है कि वो बेचारे मरवत
पहले उनकी बड़ी जय जयकार आप लोग करते थे, वो बेचारे जाके मिल लिए स्पीकर से तो उसको आपने फारिग कर दिया। आप लोगों को तो बर्दाश्त ही नहीं है। इनकी पार्टी में अगर कोई रीजनेबल इंसान होगा ना जो धीमे, नहीं वो तो खैर नहीं है, लेकिन दो चार हैं वो बैक बेंचेस, उनको पीछे बिठा के रखते हैं। वो पहली फ्रंट रो के अंदर सारे वो लोग हैं जो मास्टर हैं जबान दराजी में, मारने में, गालियां देने में, एक से बढ़ के एक है। आप अपनी पार्टी के अंदर थोड़ी इस्लाहात लेकर आए। ये ऐवान के अंदर जो हो रहा है ना, ये आपके बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। जब आपके बच्चे खड़े होकर घर में आपको फिर जब गालियां देंगे ना, फिर आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। ये एक हकीकत है। क्या पार्लिमानी रवायत ये कायम कर रहे हैं? अच्छा, वैसे शुएब साहब एक मुहज़्ज़ब आदमी है, अगर ये कौमी असम्बली में होते तो बैक बेंचर होते। जब तो नहीं है, हमें आने नहीं दिया। 1,05,000 वोट लिया है, जो 50,000 वाला था उसको असम्बली पे चढ़ा दिया। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप अपने रिपोर्टर से बात करें 100%। लेकिन देखिए, ये अफसोस की बात है कि ऐवान में कितने मसाइल हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त आपका सर्कुलर डेट इज एट 5.7 ट्रिलियन, अब बढ़ता जा रहा है। 25 बिलियन डॉलर चाहिए आपके मुल्क में 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है। आपका जो मुल्क है माशाल्लाह इज मेकिंग हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आपके मुल्क के अंदर हेपेटाइटिस सी जो है वो पाकिस्तान में ग्लोबल लेवल पे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये इतने किसान गंदम समेत सड़कों पे बैठा हुआ है, ठीक है। इतने सारे मसाइल हैं। जाहिर है जब तक ऐवान नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकेगा। मैंने ब्रेक लेनी है। अफरान साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है और वहां पे गवर्नमेंट ने आज ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है, 23 बिलियन रुपीस की वहां पे सब्सिडी दी, बिजली के रेट्स कम कर दिए, गंदम के रेट्स कम कर दिए, इसके बावजूद वहां पे राइट्स हो रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर वाली जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो कैसे समेटेंगे आप? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफरान साहब, ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है बड़ा अफसोसनाक है, और मेरा ख्याल है देखें लोग हैं और सेंसिबल नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो बिजली पाकिस्तान देता है 2.59 रुपीस की, 2.5 रुपए की पर यूनिट है। कहीं दुनिया के अंदर इतनी सस्ती बिजली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको एतराज है कि महंगी। और 3100 रुपए में वहां आटा मिलता था, अब वो 2000 रुपए पे हो गया। गंदम पाकिस्तान के अंदर 3900 रुपए के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे लोग मुतमईन नहीं हो रही। तो ये किसका फॉल्ट है, किसका कसूर है? देखें, इसके अंदर ये मामला स्टार्ट हुआ है ना, ये लास्ट ईयर अगस्त में हुआ था स्टार्ट, जब इन्होंने एहतजाज करना शुरू किया ये बिजली के मामले के ऊपर। और फिर वो बढ़ते उनकी डिमांड्स कोई काफ़ी सारी हो गई, कुछ 6-7 डिमांड्स थी जो मैंने कल चेक की थी। तो उसमें 2 डिमांड ये भी थी, एक गंदम वाली और एक ये बिजली के नर्क वाली। तो 7 मुतालबात उनके, टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स जीरो कर दें कहते हैं वो। हाँ, एक ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें ये जमहूरियत के अंदर उनका पूरा राइट है और उन्होंने कि उसको एक्सरसाइज करें कि डेमोन्स्ट्रेट करें। सिर्फ ये कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। और वो उन्होंने बड़े अच्छी तरह 6 महीने लगा के 6-7 महीने लगा के वो एहतजाज कर रहे थे। और इवेंचुअली जो है ज़ाहिर है देखें हुकूमत अवामी के लिए होती है ना, हमने तो अवामी के फायदे। तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना ये हमारे टाइम पे मामला खराब नहीं हुआ, ये मामला खराब केयर टेकर के टाइम पे हुआ है। नहीं, अभी 3 महीने आपकी गवर्नमेंट होगी ना सर? नहीं, 2 महीने कंट्रोल कर लेते सर। नहीं, 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में कंट्रोल कर लेते। लेकिन वो तो हुकूमत आती तो आपको पता है इतने सारे मसाइल होते हैं, आपको एक एक करके आप हल कर सकते हैं ना। लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब वहाँ पे मामला हमने उसको रिजॉल्व कर दिया है। और जो उनकी डिमांड्स, उनकी 7-8 डिमांड्स थी जिनमें से हमने 2 मानी है, सारी नहीं मानी। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्योंकि मंगला की बिजली जो है हमारे उससे जाती है और अब नीलम जेलम भी उसी में ऐड हो गया है, तो वो उसकी वजह से उनका ये राइट है कि उनको सस्ती बिजली दी जाए। तो ये उनकी जो था पॉइंट ऑफ व्यू था। और उसकी जो ठीक हो गलत एक और बात है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बिजली तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने महंगी की है ना, उन्होंने टैक्सेस लगाए, उसकी वजह वो कहते हैं बरकियात है, उसके 15,000 मुलाजमीन है, उनको तनख्वाह हमने कहाँ से देनी है। और अगर हम नई पैसे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पैसे लगते हैं, तो उनका अपना एक मौकफ है गवर्नमेंट का। लेकिन वो उसको गवर्नमेंट लोग जो बाय नहीं कर रहे, तो फॉल्ट तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। शुएब साहब, ये क्या हो रहा है वहां पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सपोर्ट कर रही है मुजाहिरीन को? देखें, पहली बात तो ये है कि जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं ना, वो लोगों को इंगेज करती हैं और मसले का हल निकालती हैं। ये कठपुतलियों की हुकूमत है वहां भी। आपको पता है मैंडेट किसको मिला था? पीटीआई को। पीटीआई से छीन लिया गया, लोटे बनाए गए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसमें मुलव्वस है। नंबर 1। नहीं, सरदार तनवीर इलियास साहब ठीक थे, देखें जो शाम 5 बजे दफ्तर जाते। सर बात सही है, मैं किसी शख्स की बात नहीं करता।
मैं बात पैसे करता लेके हूं- बने थे। मैं बात करता हूं कहते हैं पैसे देके मैं बात करता हूं डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की। जो बंदा डेमोक्रेटिक होगा, जो बंदा लोगों के डेमोक्रेटिक वोट 5 से बजे होगा, दफ्तर आता था वो। भाई अगर आता था तो गलत था, आता था तो गलत था। था, लेकिन वो लोग चेंज कर देते। अब्दुल करीम नियाजी को बनाया था ना हमने तो। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप जब मसनूई तरीके से मसनूई हुकूमतें बिठाते हैं तो बदमाशी के जोर पे आप अच्छा, वैसे करते हैं। आपको याद नहीं चूंकि- है कि आपने चूंकि- क्यूम नियाजी पहले बनाया था और फिर उनको पहले हटाया, बनाया, उसको बाद में- हटा के सरदार सरदार तनवीर तनवीर अली इलियास साहब और मीरा उसके अहमद कहा पे मैंने तो 75 पता है। करोड़ रुपए दिए, उसका एक इंटरव्यू उसमें मुझसे बोल दिया कि मुझसे तो खैर 75 करोड़ रुपए बोलता मांगे। है। 75 करोड़। नहीं, वो आप वो जब पार्टी छोड़ गया, छोड़ने के बाद जो सर बचा आपने ही छोड़ा बचा। उसने बाद में जब आप छोड़ने के बाद का उसका हर बात में मुझसे पैसे चलें, खैर मांगते हैं। उसको आगे चलें। देखें, पहली बात तो यह है कि जिस पार्टी को मैंडेट मिला है आप उनको चलने दें। ये कठपुतलियों को बिठाना हटाना छोड़ दें, बंद तो कर आप दें। गवर्नमेंट बना दे सर। सर बनाएंगे ना, इलेक्शन कराएं, बनाएंगे। अच्छा, इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन से पहले जो इधर हमारे इलेक्शन जीते हुए लोग होता तो है। उनको आपने इधर- लोटे बना दिया। इधर- और इधर- यही काम इन्होंने जीबी में किया। देखें, और अच्छा, जीबी में उससे पहले जो जब लोग आपकी निकले, गवर्नमेंट बनी थी वो भी सारे लोटे थे। हाँ। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से आए हुए सारी थे। पीढ़ियां यही लोट होगी। देखें, इलेक्शन हुआ, ये सारी लोटे थे। नहीं ज्यादातर लोटे। सर नहीं, इलेक्शन हुआ, पार्टी से इधर उधर से लेकिन सर बात यह है कि इलेक्शन जब होता है, इलेक्शन से पहले कोई भी अपनी पार्टी छोड़ता है, आता है, जाता है, उसको छोड़ें। अच्छा, पहले जो लोटा हो जिस- सकता है। उमर अयूब कहाँ से, नूर खान कहाँ से? अफनान साहब जी, मेरी जी, बात जी, मुकम्मल जनाब, करें। जनाब। जब कोई शख्स अपना मैंडेट जिस पार्टी का लेकर आता है उसको अगर आप साइडलाइन करते हैं, उसको चेंज कराते हैं, तो आपको पहले उससे वो पार्टी छुड़वाएं, इलेक्शन में जाएं, आ जाएं। अभी भी ये जो कुछ इन्होंने किया है, आपके सामने 32 नुमाइंदे थे और दूसरी पार्टियों के टोटल मिला के 10-12 थे, उनको उठा करके आपने चेंज कर दिया, मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में बदल दिया। दूसरी बात, 300 अरब रुपए इनकी फेडरल गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं अदा किए, जिसकी वजह से उनकी वो रुक गई। ठीक है, उनको शर्मिला जो थी देना था कंसेशन, शर्मिला तो साहब। उसका नुकसान ये हुआ कि ये रॉयट शुरू हो गए और इस अंजाम को पहुंचा। और इनको भी वक्त पे अगर हैंडल कर लिया जाता, एंगेज किया जाता, तो इस अंजाम तक ना पहुंचते। तो इसलिए हम ये सर कहते हैं, अपने सोशल मीडिया पे जब आप इस टाइप की चीजें वायरल करेंगे तो उसके बाद कहां सलामती पैदा हो सकती है वहां कश्मीर के अंदर। शर्मिला साहबा, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है इस वक्त जो पब्लिक के साथ खड़ी है आजाद कश्मीर में, क्यों? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर बड़े मसाइल हैं। सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर ये सिचुएशन आ गई है कि जहाँ गवर्नमेंट इतनी कंसेशन दे रही है, तो देखिए फिर बाकी सूबों का भी हक है कि फिर वहां पर भी कंसेशन दी जाए ना। एक मुल्क के अंदर ये तजाद क्यों हो कि जी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कंसेशन दी जा रही है। किसान तो हर जगह मर रहा है ना, किसान तो हर जगह नुकसान उठा रहा है। आज हमने ये भी असेंबली के अंदर बात करी कि ठीक है जी, फिर ये आप पंजाब में भी करें या आप सिंध के अंदर भी करें, क्योंकि ये किसान तो हमारा, ये किसान अपने कांधों पे पूरे पाकिस्तान का बोझ उठाए हुए है। देखिए, जब आप सब्सिडी देंगे तो IMF अपना तो जो प्लान है उसको रेट कर देगा, तोड़ देगा, मुश्किल कर देगा। ये उनका फैसला, लेकिन ये उनका फैसला है उस गवर्नमेंट का। लेकिन अगर आजाद जम्मू और कश्मीर में होता है तो फिर यू हैव टू डू इट इन द अदर्स। अब बाकी लोग कहेंगे जी हम क्या सौतेले हैं, हमारा क्या कसूर है, हम भी किसान है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये राइट्स आगे बढ़ जाएं। देखिए, पहले इस उनको वक्त का निशान बनाएं जो $100 बिलियन का जिस नहज पे पाकिस्तान आज है ना, गंदम स्कैंडल में। देखें जिस नहज पे पाकिस्तान बिलियन आज है ना, डॉलर। $100 बिलियन नहीं, $1 बिलियन, 1.5 300 अरब, 350 अरब रुपए। जी, गंदम की इंपोर्ट की जरूरत थी नहीं। सारे प्रोग्नोसिस बता रहे थे कि जी बम्पर क्रॉप होगी, गंदम को इंपोर्ट किया गया, किसान का खून किया गया, किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है, वो अगली काश नहीं कर पाएगा, ना कॉटन होगी। लेकिन ये आपके सारी पास इंपोर्ट तो है। वैसे प्राइवेट थी, आपको पता है, प्राइवेट कंपनी इजाजत इंपोर्ट की किसने दी है है? और मैक्सिमम का ताल्लुक कराची के साथ है। इजाजत किसने दी है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने दी है, इंटरम गवर्नमेंट ने। क्या उसका Interim। मैंडेट था? और वो कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट दे गई थी, हमने सिर्फ पिछली साइन किया। गवर्नमेंट नहीं दे गई थी, पिछली गलत बात है। 4 सितंबर को इजाजत हुई। ये इजाजत इंटरम गवर्नमेंट ने दी है, जो कि उसका मैंडेट नहीं था। तो और जेल अगर पर्चा दें, जेल में डालें, वो बाहर हाँ, तो क्यों घूम बिल्कुल रहा डालें, है, हम तो कहते हैं क्यों घूम रहा है बाहर? भाई आप नहीं जी, एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है, दूसरी उसके ऊपर एक सब कमेटी बैठी हुई है, उसने रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट का हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमें भी शिकायत है, हम तो कहते हैं पकड़े, जेल में डालें, पैसे रिकवर करें। 98 वो जो करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का सोना ये लगा शहबाज है। शरीफ साहब के जमाने में आई है। आपके इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज जो ये गया है, रिपोर्ट हुआ वो और जो गंदम पूरे मीडिया ने उसमें से बताया। मजे की बात ये मार्च है तक आए थे। कि उसमें से लाखों टन जो गंदम है वो इज अनईटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो खराब भी निकली, 1.3 मिलियन टन और समथिंग, वो खराब भी निकली है।
इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन तीनों के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस सारे जो कयास है या जो सारे मसाइल हैं, आखिर उनका हल क्या है? कुछ तो कोई हल तो होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब, कोई हल है आपके पास? सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना क्यास पूरे मुल्क के अंदर, अफरा तफरी। अभी बजट आ रहा है, बजट आ गया तो इमरान खान साहब ने पेशन गोई की है कि जून जुलाई में गवर्नमेंट फारग हो जाएगी क्योंकि लोग बाहर होंगे सारे का सारा पाकिस्तान। देखिए, पहली बात यह है कि 38% से महंगाई जो है वो 17% के ऊपर आ चुकी है। जो आटा है उसकी कीमत, रोटी जो है वो 16 रुपए की, और अब हमने उसको 15 रुपए की कर दी है। इसके अलावा जो आटे किसान रो रहा है। आटा नहीं, वो बिल्कुल शर्मिला साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। वो मैं इनकी बात की तारीफ करता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपने 1.1 अरब डॉलर की गंदम मंगवा ली है और अब उसमें बहुत सारी खराब भी है, और आप जो है वो मतलब वो जो है एक बंदा दूसरे की शक्ल देख रहा है, दूसरे तीसरे की देख रहा है, और ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इन्होंने आपने इतनी बड़ी वारदात हो जाए और किसी को पता ही ना चले। अब बात यह है कि मसाइल का हल का जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि एक तो महंगाई नहीं चाह रही, दूसरा स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं रिकॉर्ड, रोज़ाना रिकॉर्ड बना रही है। एक इकॉनमी के जो मामलात हैं वो किसी हद तक स्टेबलाइज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद स्टेबल हो जाएगा मुल्क, और इंशाल्लाह उसके समराज जो है वो आवाम तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि हम तमाम लोग इस मुल्क में रहते हैं, अगर इस मुल्क के हालात ठीक होंगे हम सबको फायदा है, हम सब बेनिफिशियरी है इसके। सही बात। तो ये इसके अंदर ये जो एक जिद है ना कि जी हमारी हुकूमत होगी तो सब कुछ ठीक है, तो ठीक कर रहे हैं। नहीं, हमारी हुकूमत है तो सब कुछ ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है, मुल्क भी अच्छा है, आवाम भी अच्छी है, और नहीं होगी तो सब कुछ बुरा है, आग लगा दो, न्यूक्लियर बम गिर जाए। ये कोई तरीका नहीं है, सियासत इस तरह होती नहीं है। आप देखिए, आपका जो मैंडेट था वो बिल्कुल 100% सारा पाकिस्तान जानता जाली था, मगर आप 4 साल लगा के गए और आपने हाइब्रिड निजाम का बीज बोया, उसको दरख्त बनाया, और सारा पाकिस्तान जानता है इस बात। तो अब आप चाहते हैं कि आपको मैं ये कहता हूँ 4 साल नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ बैठ के बातचीत करके आगे मामला ऐसे बात के अलावा कोई और चांस नहीं है? आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी, टेबल पे बैठे मामलात वहां पे सेटल करें। बिल्कुल करते हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, कल बना दें, हम कल ही बैठ जाते हैं इनके साथ। अब कश्मीरियों के साथ हम कैसे हल करें? डाकुओं के साथ बैठ के बात करें, जिन्होंने डाका जनी के जरिए वजूद में आए हैं, इनकी हैसियत क्या है। अच्छा, मुझे आप आगे चलें, मुझे ये बताएं, काकड़ साहब को ये इसलिए हाथ नहीं लगाते क्योंकि वो इनका कट्टा चट्टा खोल देगा फॉर्म 47 का। दूसरी बात, मुझे बताएं 3900 का इन्होंने तय किया, पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं खरीद रहे उनसे गंदम? आज वो रुल रहे हैं, जमीन हो रहे हैं, पैसे नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं, पैसे होंगे तो खरीद रहे हैं। ये बात कि आपको अल्ले तल्लू में बाकी खर्चे कर सकते हैं, $18 बिलियन मुफ्त मुराद ले रहे हैं। देखें आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आकर देखें कि एक बंदा के पीछे 200 गाड़ियों का काफिला होता है। क्यों नहीं आप प्रोटोकॉल खत्म करते? क्यों नहीं आप अपने बाकी खर्चे कम करें और किसानों को देखें? आपका फ्यूचर है वो, उनके बगैर आपका निजाम नहीं चलेगा। अगली फसल कौन लगाएगा? और अगले साल मुझे बताएं गंदम ना उन्होंने उगाई, क्या होगा? आपको सारी गंदम भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, कहते हैं मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ने क्या रिपोर्ट, एक सेकंड सर, पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ने क्या रिपोर्ट दी है? आप इन्वेस्टमेंट तब लाएंगे, पहले इन्वेस्टर का यहाँ का जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और इन्वेस्टर यहाँ से पैसा, कैपिटल फ्लाइट हो रही है, पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। इनका तो इत्मीनान बहाल करें। टेम्परेचर तो डाउन होने दें। आप जब जेल के अंदर बैठ के टेम्परेचर हाई रखेंगे तो मामला की रिपोर्ट आ रही है ना कि जी हमारा मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, जी मईशत बेहतर हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? आधी आबादी आपकी सत्ताए गुर्बत से नीचे चली गई है, और अगले साल और शामिल हो जाएगा। और आखिरी बात, IMF ने आपके मुल्क को जंग ज़दा मुल्कों में शामिल कर लिया, और आपका पासपोर्ट वर्स्ट तरीन सेकंड लास्ट नंबर पे पहुंच चुका है। वैसे ये मुल्क इस तरह चला करते हैं। आपके ज़हन में कोई हल है? पीटीआई के दौर में भी यही था, पीटीआई के दौर में भी पासपोर्ट का पैसा नहीं था, क्या नंबर 1 था दुनिया में। तारीखी गुर्बत आपके दौर में हुई है, गुर्बत का आगाज मैं बताता हूँ, आपके दौर में तारीखी गुर्बत आई है। मैं बताता हूँ, 22% थे, 16 रुपए के यूनिट को उठा के आप 70 रुपए कभी भी नहीं था आपके दौर, और आप 4 रुपए का छोड़ के महंगाई थी, आप साहब को बोले जी। तारीखी गुर्बत का आगाज हुआ इनके दौर में, कितने लाखों लोग
गुर्बत की सतह से मजीद नीचे चले गए इनके दौर में। मैं कोविड की वजह से हुआ था। नहीं कोविड की वजह से सारे ये मुल्कों तो के आपका अंदर 6.2% एक साल आखिरी साल में आपने जब पहले हौसला भी नहीं होता, सुनने का हौसला भी नहीं होता ना। नहीं है, तारीखी कर्जे इनके दौर में लिए गए, तारीखी कर्जे जो पिछले 70-75 साल में नहीं लिए गए, वो इनके दौर के अंदर लिए गए। ये हकीकत है। वैसे शहबाज साहब ने स्टेट रिपोर्ट किया था। बैंक, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, ये मैं अपने घर से नहीं लेकर आई हूँ ये बात। दे नो इट वेरी वेल। जिस तरीके से इनके दौर के अंदर ऑपोजिशन को जेलों में डाला गया, हर किसी को हरासा किया गया, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर कोई हरासा हुआ। इनकी पार्टी की सारी क़यादत जेल के अंदर है इस वक्त, तो ये जेलों में नहीं रखे गए। परवेज इलाही साहब सिर्फ जेलों में नहीं, अगवा किया, उठाया, घरों को चादर चार दीवारी की पामाली की, घर तोड़े, औरतों को उठाया, बच्चों को उठाया, पार्टी डिसमेंटल की। जब आपने फरियाद ताकुर को अरेस्ट किया था, तो जब चादर और चार दीवारी की पामाली ने किया था ना, नहीं किया, कमाल है। पुलिस के जरिए बनाया। कादर ट्रस्ट के अगर मैं मेंबर हूँ और मुझे जमीन मिली और उसके एवज मुझे पैसे मिले, मुझे नहीं मिली, ट्रस्ट को मिली, पैसे मेरे अकाउंट में गए। तोशा खाना में पब्लिक का ट्रस्ट किसी की मिल्कियत होता है। इसका मतलब शौकत खानम का मालिक जो इमरान खान है, तो फिर नवाज यूनिवर्सिटी का मालिक इमरान खान है। ट्रस्ट बना के पब्लिक के लिए है ना, तो ट्रस्ट बना के रिश्वत ले ले। इनको सुनना नहीं है, पब्लिक के लिए, पब्लिक फॉरेन फंडिंग केस 8 साल घसीटा इन्होंने, 8 साल घसीटा। ये बताते नहीं थे इनके अकाउंट्स के फंड्स कहां से आए, क्यों नहीं बताते थे आप लोग? ख्वाहिशात प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।